दोस्तों, वॉर अनसर्टेनिटी के टाइम पे गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट यूज होता है। उसकी डिमांड बढ़ जाती है और अभी सब जगह देखो तो वॉर ही वॉर चल रही है। लेकिन प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं भाग रहे यार? $5,000 पर आउंस के अराउंड क्यों घूम रहे हैं? अगर ये थॉट आपको भी परेशान कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर मैं कहूं कि दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस $3500 पर आउंस तक आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आप बोलोगे कि भाई दिमाग ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 9 महीने पहले सिल्वर पे वीडियो बनाई थी जब प्राइसेस 90,000 रुपए पर किलो पर थे, और तब मैंने बोला था प्राइसेस जल्दी ही 2 लाख क्रॉस करेंगे, और तब भी बहुत कमेंट्स आए कि कुछ भी मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अर्ली वार्निंग साइंस को अगर आप समझ लोगे तो आप कभी मात नहीं खाओगे और कभी ट्रेंड मिस नहीं करोगे। और आज हम बात करेंगे उन तमाम वार्निंग साइंस की जो मार्केट में ऑलरेडी दिख रहे हैं। पहले बात करते हैं ऑयल की, क्योंकि ऑयल ही वो ट्रिगर है जिसने इस पूरी स्टोरी को स्पार्क किया है। इस साल के शुरू में एक चीज क्लियरली दिख रही थी जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे थे, जो था ऑयल टेक्निकली बहुत सस्ते लेवल्स पे था। इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में देखो तो ये हिस्टोरिकली चीप था, और ये क्लासिक सेटअप होता है बड़े मूव्स के लिए। जब कोई एसेट फंडामेंटली स्ट्रांग हो लेकिन लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो एग्जैक्टली वही वक्त होता है जब बड़ा मूव शुरू होने वाला होता है। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट, इफेक्टिवली बंद हो गया, और ऑयल ने एक ही झटके में $60 से $120 पर बैरल तक का सफर तय कर लिया। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है, ये कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। जब भी कोई एसेट इतना ज्यादा चढ़ जाए कि हर कोई कहने लगे यार ये तो $200 जाएगा, $250 जाएगा, तब एक्चुअली वो पीक के बहुत करीब होता है। क्यों? क्योंकि जब सब लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं तो नया बायर कौन होगा? कोई नहीं। और जब नए बायर्स नहीं होते तो प्राइसेस अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। इसे फाइनेंस में डिमांड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इतना महंगा हो गया कि लोग खरीदना बंद कर देते हैं। और इसके ऊपर एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन दोबारा 5, 6 या फिर 7% पे पहुंचे इलेक्शन से पहले। इसका मतलब है कि हर पॉसिबल लेवर पुल किया जाएगा ऑयल प्राइसेस नीचे लाने के लिए। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रिलीज करना, डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की कोशिश करना, ये सब मिला के एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जहां ऑयल 3 महीने में वापस $70 के नीचे आ सकता है। हां, इवन विद ऑन गोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब आते हैं उस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो है स्टैगफ्लेशन। ये वर्ड 2 वर्ड से बनता है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमी भी स्लो हो रही हो और प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हो। नॉर्मल रिसेशन में सिर्फ इकोनॉमी स्लो होती है और नॉर्मल इन्फ्लेशन में एटलीस्ट ग्रोथ तो आती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों साइड से मार पड़ती है और इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। अगर फेड रेट कट करे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, रेट बढ़ाए तो इकोनॉमी और स्लो हो जाएगी, और साइंस ऑलरेडी दिख रहे हैं अमेरिका में। Q4 2025 का यूएस जीडीपी ग्रोथ पहले एस्टिमेट किया गया था एट 1.4%, ऑलरेडी काफी लो, लेकिन रिवीजन आया तो वो और गिरा, सिर्फ 0.7% पे आया, जहां मिस्टर ट्रंप 5% के दावे ठोक के आए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और ये तब का नंबर है जब ऑयल का लेटेस्ट स्पाइक आया भी नहीं था। अब सोचो, ऑयल पे इतना बड़ा सर्ज आया, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, जिससे यूएस में कंज्यूमर स्पेंडिंग और गिरेगी, तो Q1 और Q2 ऑफ 2026 के नंबर्स और बुरे आने वाले हैं। यूएस जॉब्स की बात करें तो फरवरी में यूएस इकोनॉमी ने 92,000 जॉब्स खो दिए। Waller is going to be having a heart attack now. 92,000 jobs lost. एक्सपेक्टेशन थी कि जॉब्स बढ़ेंगी, और यूएस कंजम्पशन का हाल देखें जो पूरी इकोनॉमी का 70% है, तो पहले सिर्फ लोअर इनकम फैमिलीज खर्चा काट रही थी, फिर थोड़े टाइम बाद मिडिल क्लास भी टूट गया। अब इकोनॉमी सिर्फ अपर इनकम वाले चला रहे हैं, वो लोग जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स पे डिपेंडेंट हैं। और जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो भी बंद कर देंगे खर्चा करना। उस टाइम यूएस इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में होगी, फिर एक स्पाइरल शुरू होगा जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। वीक एंड स्लोइंग यूएस इकोनॉमी पहला वार्निंग साइन है उस इकोनॉमी में जो दुनिया की ग्रोथ का बड़ा इंजन है। अब आते हैं एक दूसरे बहुत बड़े वार्निंग सिग्नल पे, और ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज टीवी पे नहीं आती और न्यूज़पेपर में भी इधर उधर एक आधा आर्टिकल ही आता है, लेकिन ये पोटेंशियली सबसे बड़ा रिस्क है जो मार्केट में अभी एग्जिस्ट करता है, जो है प्राइवेट क्रेडिट क्राइसिस। समझते हैं क्या होता है प्राइवेट क्रेडिट।
जब कोई बड़ी कंपनी लाइक एक टेक फर्म या फिर डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी कैपिटल चाहती है तो वो सिर्फ बैंक के पास नहीं जाती, वो जाती है प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के पास। ये फंड्स ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली जैसी जगहों पर मैनेज होते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके इन कंपनीज को लोन्स दिया जाता है। ये $2 ट्रिलियन की मार्केट है आज के टाइम पे। ये एक मैसिव मैसिव शैडो बैंकिंग सिस्टम है जो 2008 के बाद बना, जब रेगुलर बैंक्स को ज्यादा रेगुलेट कर दिया गया और उन्हें रिस्की लेंडिंग से रोक दिया गया। अब हुआ क्या? एआई बूम के पीक पे जब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा सब 150 से 200 बिलियन डॉलर्स डेटा सेंटर्स में डाल रहे थे, इन कंपनीज ने प्राइवेट क्रेडिट फंड से बहुत बड़े लोन्स लिए। लोन एप्लीकेशन में उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि एआई से इतना रेवेन्यू आएगा, इतने टाइम में इन्वेस्टमेंट का रिकवर हो जाएगी और लोन चुकाया जाएगा। सब कुछ रोजी था, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी बदल रही है। कंज्यूमर स्ट्रेस में है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे प्रेशर आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो लोन डॉक्यूमेंट्स में लिखे थे वो अचीव होते नहीं दिख रहे 1-2 साल में। तो अब इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन प्राइवेट फंड में पैसा लगाया था वो घबरा के पैसा निकालना चाहते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा। और यहां प्रॉब्लम है, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स ऐसे नहीं बने होते कि एक ही बार में सब कोई पैसा निकाल सके। तो क्या हो रहा है? ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली और क्लिफ वाटर ये सब विड्रॉल्स पे लिमिट लगा रहे हैं। मतलब फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि इतना पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। ये एक बैंक रन का स्लो मोशन वर्जन है, लेकिन इसका कनेक्शन सीधा रेगुलर बैंक से भी है। मतलब कुछ बड़े बैंक्स डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन रिस्की एसेट से एक्सपोज्ड हैं। जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी इन फंड्स को लेंडिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी है। डॉइच बैंक ने पब्लिक में कहा है कि उनका $30 बिलियन का एक्सपोजर है इस प्राइवेट क्रेडिट ब्लो अप में। वेस्टर्न अलायंस बैंक ने $126 मिलियन का राइट डाउन अनाउंस किया है। ये छोटे नंबर्स नहीं है दोस्तों, और अगर इन एसेट्स की वैल्यू और गिरेगी तो बैंक्स और कम लेंडिंग करेंगे, लिक्विडिटी टाइट होगी। इसको कहते हैं कंटेजियन, और यही 2008 में हुआ था। एक सेक्टर की प्रॉब्लम पहले छोटी लगती है, फिर धीरे धीरे सारे सेक्टर्स पे असर आता है। बैंक ऑफ अमेरिका के स्ट्रैटेजिस्ट पब्लिकली बोल रहे हैं कि ये मार्केट एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबली 2008 जैसा लगने लगा है, और एक बार कंपेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर्स बहुत सिमिलर हैं। 2007 में ऑयल $70 पर बैरल था, 2008 के मिड तक $140 तक चला गया, यानी एग्जैक्टली डबल। और 2026 में ऑयल इस साल 60% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट स्ट्रेस में है, कंज्यूमर डिफॉल्ट्स क्रेडिट कार्ड पे, ऑटो लोन्स पे ऑल टाइम हाई पर है, और जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी वीक है। लेकिन एक्चुअली 2008 से एक ज्यादा बुरा एस्पेक्ट आज का है, और ये है यूएस गवर्नमेंट डेट। 2008 में डेट काफी कम था। आज यूएस गवर्नमेंट का डेट $39 ट्रिलियन के करीब है और डेफिसिट बढ़ रहा है। वॉर पे मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पे स्पेंडिंग हो रही है, और रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि 10 ईयर और 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स स्पाइक कर रहे हैं। लोग यूएस डेट लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यूएस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटीरियोरेट हो रही है। ये एक विशियस साइकिल है दोस्तों, ज्यादा डेट, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा स्पेंडिंग और फिर ज्यादा डेट। 2007 में अमेरिकन कंज्यूमर रिलेटिवली बेटर पोजीशन में थे, लेकिन आज क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट ऑल टाइम हाई पे है, ऑटो लोन डिफॉल्ट ऑल टाइम हाई पे है, सेविंग रेट बहुत लो है, कंज्यूमर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, और उसके ऊपर अब ऑयल प्राइस स्पाइक से इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। अब एक और चीज, फेड के पास एक्चुअली लिमिटेड एम्युनिशन है। 2008 में जब क्राइसिस आए, फेड ने रेट्स एग्रेसिवली कट किए और क्वांटिटेटिव ईजिंग करी, काम आया टेम्परेरीली। लेकिन इस बार डेट इतना ज्यादा है, सिस्टमिक इश्यूज इतने डीप हैं कि शायद रेट कट से रिसेशन रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं गोल्ड पे, और यहां बात इंटरेस्टिंग और थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। गोल्ड इस वक्त रफली $5000 पर आउंस के आसपास है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे हैं, डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है, सब कुछ गोल्ड के फेवर में लगता है। तो शॉर्ट रन में क्यों बोला जा रहा है कि गोल्ड $3500 पर आउंस तक गिर सकता है बाय एंड ऑफ 2026? सुन के अजीब लगता है ना? चलो समझते हैं क्यों यह पॉसिबल है। पहली बात, गोल्ड के रीसेंट रनअप में एक स्टेज आया था जब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से वो चढ़ रहा था। तो आखिरी लेग में सिर्फ फोमो ड्रिवन बायर्स आए, वो लोग जो जल्दी अमीर होना है के चक्कर में भागे। ये वीक हैंड्स होते हैं जो प्रेशर में सबसे पहले बेचते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इक्विटी मार्केट में रियल फियर आता है, रिसेशन का डर होता है, मार्जिन कॉल्स आते हैं, तो लोग सबसे पहले जो भी लिक्विड एसेट है वो बेचते हैं, स्टॉक्स भी, गोल्ड भी, क्योंकि कैश चाहिए।
हाँ, गोल्ड सेफ हेवन है, लेकिन सेफ हेवन में जो पैसा आता है वो पैनिक के इनिशियल फेज के बाद आता है, पहले सब कुछ बिकता है। इसका एक रियल एग्जांपल है कोविड, मार्च 2020। गोल्ड सपोज टू बी द परफेक्ट सेफ हेवन, लेकिन जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुई, गोल्ड भी नीचे गया। क्यों? मार्जिन कॉल्स, पैनिक सेलिंग, लिक्विडिटी की जरूरत। इन्वेस्टर ने गोल्ड भी बेच दिया कैश के लिए। यही पैटर्न दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी है। जब स्टॉक मार्केट 20% से गिरेगी, जब रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर होगा, जब प्राइवेट क्रेडिट क्राइसिस हेडलाइंस में आएंगे, उस वक्त इंस्टीट्यूशनल मनी भी साइडलाइंस हो जाएगी। वो बाय नहीं करेंगे, सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनकी बाइंग इतनी फास्ट नहीं होती कि रिटेल पैनिक सेलिंग एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट टर्म पिक्चर है। लॉन्ग टर्म पिक्चर गोल्ड के लिए बहुत बुलिश है। डी डॉलराइजेशन चल रहा है, दुनिया की कंट्रीज डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट से ज्यादा गोल्ड रखने लगी हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। वॉर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लेशनरी होते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, डेट बढ़ रहा है, करेंसी डिबेसिंग हो रही है। ये सब गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म टेलविंड्स है। तो पिक्चर ये है, शॉर्ट टर्म में $3500 पॉसिबल है, और अगर वो लेवल आया तो वो एक लाइफ चेंजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। 2-3 साल में गोल्ड $7500 पर आउंस तक, और 5 साल में पोटेंशियली $10,000 पर आउंस तक। ये रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं गिवन द मैक्रो बैकड्रॉप। लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटल्स ही जीतते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में फियर और ग्रीड साइकोलॉजी प्राइसेस मूवमेंट्स को डिक्टेट करती है। दोस्तों, इस साल यूएस स्टॉक मार्केट S&P 500 में 20% के आसपास करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अभी मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, टेक्निकली ऑलरेडी करेक्शन टेरिटरी में आ चुकी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगी। और एक और सोबरिंग थॉट, इस साल जो एआई कंपनीज में स्पेंड हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट $200 बिलियन, Amazon $180 बिलियन, मेटा $180 बिलियन, इतना पैसा इकोनॉमी में पंप हो रहा है, और फिर भी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.7% रही है। इसका मतलब है कि अगर ये एआई स्पेंडिंग नहीं होती तो हम शायद टेक्निकली ऑलरेडी रिसेशन में होते। और जब ये स्पेंडिंग स्लो होगी, क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट क्राइसिस के बाद लोन कंडीशन टाइटन होगी, तो वो सपोर्ट भी हट जाएगा इकोनॉमी से। तो दोस्तों, अगर दुनिया का फाइनेंशियल इंजन जो है यूएस इकोनॉमी ऐसे स्ट्रेसफुल अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है, तो हमको थोड़ा कॉशियस रहने की बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है इस टाइम पे। बिकॉज जब यूएस को ठंड लगती है तो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को भी जुकाम जरूर होता है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आप यूएस को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, और हाउ आर यू टेकिंग पोर्टफोलियो डिसीजंस कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। और दोस्तों, अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी करना ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते रहेंगे ऐसे डीपर एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, जय हिंद।